जी, मैनेजमेंट डेवलपमेंट एज पार्ट ऑफ एन एचआरएम पैकेज। हमने मैनेजमेंट डेवलपमेंट की इवैल्यूएशन के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और उसके बाद डिफरेंट लेवल्स की बेस पे इवैल्यूएशन को हमने देखा, और उसमें स्पेशली हमने स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन किस तरीके से हो सकती है और ऑपरेशनल इवैल्यूएशन किस तरीके से हो सकती है हमने डिस्कस किया। अब सवाल आता है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं, अपने मैनेजर्स को डेवलप कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर एबिलिटीज एंड स्किल्स, वो क्या चीज़ है? असल में ये मैनेजर्स को डेवलप किया जा रहा है, उनकी स्किल्स को और एबिलिटीज़ को डेवलप किया जा रहा है, तो इसको हम पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कह सकते हैं, क्योंकि उसमें बेसिकली वी आर मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट एज अ पार्ट ऑफ एचआरएम पैकेज कैसे है, लेट्स सी। The way in which organizations manage their people are enduring sources of competitive advantage. अब ह्यूमन रिसोर्स तो हमें पता है कि एसेट हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, इनके मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस पे आपने पूरी एचआरएम की बुक पढ़ रखी होगी, वो भी आपने पढ़ रखी होगी, और डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट्स आपने डिफरेंट कोर्सेज में पढ़ रखी होंगी, और आपको समझ आई होगी कि दिस इज अ क्रूशियल एसेट ऑफ अ कंपनी, जिसके ऊपर की कंपनी काफ़ी ज़्यादा और डिफरेंट फॉर्म्स में इन्वेस्टमेंट करती है। तो बेसिकली ये वो एसेट है जिसके थ्रू कोई भी कंपनी कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकती है। HRM attracts, then fosters and develops superior capabilities. अब ये हमें पता है कि नॉलेज या टैलेंट एक्विजिशन होती है, या ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर किया जाता है, उनको हायर किया जाता है, और उसके बाद आप अपनी कंपनी का के लिए उनको अट्रैक्ट करते हैं, फिर उनको फोस्टर करते हैं, अपने बिजनेस ऑपरेशंस उनके थ्रू आप परफॉर्म करवाते हैं, और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उनकी अपने जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको रिक्वायरमेंट के पेश नज़र उनकी स्किल डेवलपमेंट आप कर रहे होते हैं। वो क्यों कर रहे होते हैं? टू इम्प्रूव एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, to increase labor productivity, to enhance employee satisfaction and financial indicators, to reduce staff turnover and to improve productivity and financial performance. Overall, अब ये वो टर्म्स हैं जो कि अभी तक आपको क्लियर हो गई होंगी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ने के बाद। तो इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस को, सेटिस्फेक्शन को जो है वो इंक्रीज किया जा रहा होता है। मैनेजमेंट जितनी भी एफर्ट्स ह्यूमन रिसोर्स पे कर रही होती है, वो एम्प्लॉयज़ को रिटेन रखने के लिए, सेटिस्फाई रखने के लिए कर रही होती है, ताकि वो ज़्यादा मोटिवेटेड हो के और सेटिस्फेक्शन की बेस पे अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करें। और जब वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे रहे होंगे, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक जितने लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो अचीव हो रहे होंगे टाइम पे, और एक क्वालिटी वाले जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस चाहिए होगी वो अचीव हो रही होगी, और उसकी बेस पे ऑर्गेनाइजेशन विल बी गिविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। इंडिविजुअल लेवल पे परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो डिपार्टमेंट और ग्रुप लेवल की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। वो इंक्रीज होगी, सारे डिपार्टमेंट अगर एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, जिसकी बेस पे ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो इसलिए जितनी भी एफर्ट्स होती हैं मैनेजमेंट की तरफ से, वो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर की जा रही होती हैं। Various questions arise here, including are training and development needs assessed? Do senior managers discuss attracting and developing talented people? How would you identify and develop your star performance? अब आप एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की नीड असेसमेंट आपने की? आपने देखा कि कौन से वाले एम्प्लॉय को कौन सी स्किल चाहिए, कौन सी स्किल उसको सिखानी चाहिए, या कौन सी स्किल की डेफिशिएंसी है उसके अंदर, जिसकी वजह से द पर्सन इज नॉट गिविंग मैक्सिमम परफॉर्मेंस लेवल। क्या आपने डिस्कस किया कि जो हमारे टैलेंटेड लोग हैं, या जो ऐसे मार्केट के अंदर टैलेंटेड लोग हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपने कोई कभी डिस्कशन की?
इसके अलावा आपने स्टार परफॉर्मर्स बनाने के लिए इंडिविजुअल लेवल पे क्या आपने आइडेंटिफाई किया लोगों को जो कि जिनके अंदर पोटेंशियल होता है, जो कि काम करने के लिए मर रहे होते हैं, जो वर्कहोलिक होते हैं, जो कि काम 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 को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, बेसिकली वो आपके स्टार परफॉर्मर्स होते हैं, जो कि अपने आप को आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेडिकेट कर देते हैं। आर यू आइडेंटिफाइंग देम? आइडेंटिफाई अगर कर लिया तो क्या आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हवाले से उनको डेवलप कर रहे हैं या कि नहीं? अगर तो पोटेंशियल होगा, कोई काम करना चाहता है तो उसको काम करना सिखा दो, दैट्स इट। उसके बाद वो स्टार परफॉर्मर बन जाएंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज कर रही होगी। Then following are two measures of performance of on and off the job development. अब डेवलपमेंट ऑन द जॉब भी होती है, ऑफ द जॉब भी होती है। इस पे हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, इसके डिफरेंट प्रोग्राम्स को हम डिस्कस करेंगे। अब वो दो तरह से मेजर की जा सकती है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में प्रोडक्टिविटी और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आ जाती है, ऑब्जेक्टिविटी में लेबर का टर्नओवर हो गया और प्रॉफिट पर एम्प्लॉय आ गया, बेसिकली ये आपके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के हवाले से आ गया। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन HRM एंड ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव मेजर्स। अब HRM को, ह्यूमन रिसोर्स को जब आप मैनेज कर रहे हैं तो उसकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस दोनों आपने मेजर करनी है, और उसी की बेस पे यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन से हमारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। There is a positive relationship between financial performance and the degree of integration between corporate strategy and human resource management functions in practice. अब आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं और कॉरपोरेट स्ट्रेटजी, उनके का डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ। कैसे? कि आप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, चाहे आप प्रोडक्ट की आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज की इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आप डाइवर्सिफिकेशन पे जा रहे हैं, आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, मार्केट डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो भी स्ट्रेटेजी आप कॉर्पोरेट लेवल पे डेवलप कर रहे हैं, उसका अल्टीमेट फायदा क्या होता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। उसकी बेस पे जब आप प्रोडक्ट को सपोज डाइवर्सिफाई करते हैं तो बेसिकली आप रेवेन्यूज इंक्रीज कर रहे होते हैं, उससे रेवेन्यूज जनरेट कर रहे होते हैं। कोई न्यू प्रोडक्ट आप डेवलप करते हैं तो उससे भी आप रेवेन्यूज जनरेट कर रहे होते हैं। और ऑब्वियसली स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन के लिए यू आर डिपेंडेंट अपॉन योर ह्यूमन रिसोर्स, और उनको कैसे मैनेज करना है? जब आप इफेक्टिवली मैनेज कर रहे होंगे अपने ह्यूमन रिसोर्स को, और आपकी कॉरपोरेट स्ट्रेटजी के लिहाज से आपने अपने HRM फंक्शंस को डिजाइन कर रखा होगा, तो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विल बी ऑब्वियस। The greater use of progressive HR practices will always result in better performance. जितनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्ट्रेटजीज आपकी ह्यूमन रिसोर्स के लिए होंगी, आप उनके लिए प्लानिंग कर रहे होंगे, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, उतने ज़्यादा आपके बेहतर रिजल्ट्स आते हैं आपकी परफॉर्मेंस के लिहाज से। उनको कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो अपनी एग्जिस्टिंग जो जॉब है उसमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए आप उनको तैयार कर रहे होते हैं। इसी तरह से द क्लोज्ड और बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल फेल्स टू ओवरकम थ्री इनहेरेंट कंट्राडिक्शंस। अब ये बेस्ट प्रैक्टिस वाला जो आपका मॉडल है, ये फेल क्यों हो सकता है? फर्स्ट, हाउ इट्स इट पॉसिबल फॉर अ फर्म टू परसू इंडिविजुअलाइज्ड मैनेजमेंट डेवलपमेंट पॉलिसीज, जिसमें कि आपकी डेवलपमेंट सेंटर्स आ गए, स्पॉन्सरशिप्स ऑन MBA कोर्सेज आ गए, फास्ट ट्रैकिंग आ गई, एट द सेम टाइम एज इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव टीम वर्क, जिसमें एक्शन लर्निंग आ गया, आउटडोर डेवलपमेंट आ गई, टीम बिल्डिंग आ गई। अब इसमें वो इंडिविजुअल लेवल पे किस तरीके की पॉलिसी आप अडॉप्ट कर रहे हैं? क्या उनको उनके लिए डेवलपमेंट सेंटर्स बना रहे हैं, उनको कोई कोर्स स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनकी जो आप एजुकेशन उनको अगर वो हासिल कर रहे हैं कहीं से तो उनके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आप स्पॉन्सर कर रहे हैं,
या फिर आप जो है वो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ उनके लिए प्लान कर रहे हैं जिसमें कि वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। Second, how does an organization reconcile long term strategies to improve its management group with simultaneously requirements to attain cost savings via discontinued career paths and broken psychological contracts? अब कुछ भी होता है तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज जब आप डिज़ाइन करते हैं उसमें ह्यूमन रिसोर्स की जो ड्यूटीज़ हैं वो भी अपडेट हो रही होती हैं, वो भी रीडिज़ाइन हो रही होती हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मसले मसाइल आ सकते हैं। फिर आप कॉस्ट को भी रिड्यूस कर रहे होते हैं और इस सारे जो ये प्रोसेस है इसके दौरान आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो सकता है। वो जो ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको प्रोवाइड नहीं हो रही होती। उनको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने इस काम के लिए हायर किया तो यही काम करवाया जाएगा, लेकिन जॉब्स उनकी ड्यू टू सम चेंज या स्ट्रेटेजिक गोल्स के लिहाज से जब आप जॉब्स को रीडिज़ाइन करते हैं तो उसका इम्पैक्ट एम्प्लॉय के ऊपर आता है। कुछ न्यू ड्यूटीज़ उसके पास आ जाती हैं जो कि उसको परफॉर्म करना पड़ती हैं और उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसी तरह से हाउ कैन अ फर्म यूज मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू अचीव अ स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ शेयर्ड वैल्यूज एंड कॉर्पोरेट कमिटमेंट एंड एट द सेम टाइम रेडिकल थिंकिंग क्रिएटिविटी एंड अडेप्टेबिलिटी। एक तरफ तो आप मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हैं और उसको अपने कल्चर का हिस्सा बनाना चाह रही हैं। आप चाहते हैं कि मैनेजर ने जो एबिलिटीज सीखी हैं उसको वो अपने बिजनेस में यूज़ करे और बाकी एम्प्लॉयज़ को भी सिखाए, और उसके साथ साथ आप क्रिएटिविटी और अडेप्टेबिलिटी भी चाह रहे होते हैं, लेकिन साथ आप अपने एम्प्लॉयज़ से कमिटमेंट भी चाह रहे होते हैं। लेकिन ये चूँकि न्यू एबिलिटीज़ जो मैनेजर इम्प्लीमेंट करेगा अपने बिजनेस ऑपरेशंस में, उनकी वजह से अगेन जॉब्स का स्ट्रक्चर चेंज होगा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ के लिए वो एक ट्रांजिशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। वो एक अपनी कंफर्ट जोन से निकल जाते हैं तो फिर दोबारा कंफर्ट जोन, एक नई कंफर्ट जोन बनाने में उनको टाइम लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस अ बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल, क्योंकि आपने जो भी लर्न किया करवाया अपने मैनेजर्स को मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू, आप उसको अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज करना चाह रहे होते हैं। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस हुई, लेकिन उसके लिए फिर कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कुछ डिस्कम्फर्ट्स, कुछ लो कमिटमेंट्स और कुछ करियर पाथ के हवाले से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कॉन्शियस हो जाते हैं, तो इस टाइप के काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट की। इसमें रिसर्च के कुछ पर्सपेक्टिव हम डिस्कस करेंगे, रिसर्च रिपोर्टिंग, परफॉर्मेंस इम्पैक्ट, फिर लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के हवाले से, इसी तरीके से मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्चुअस साइकिल। ये क्या है हम पढ़ते हैं। ये टोटली रिसर्च बेस्ड है कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड अदर ट्रेनिंग was competency based job profiles or job descriptions and coherent structure are management standards। कि अब यहाँ पे जितने भी आपके मैनेजमेंट डेवलपमेंट है या ट्रेनिंग है वो कॉम्पिटेंस बेस्ड होती है या जॉब की नेचर की बेस पे जो रिक्वायर्ड स्किल्स होती हैं उसकी बेस पे आपका मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवलप किया जाता है, जो एबिलिटी आपके मैनेजर्स में नहीं है वो सिखाने के लिए। और फिर जॉब डिस्क्रिप्शन, जो ड्यूटीज मैनेजर ने परफॉर्म करनी है उसके अकॉर्डिंग आप उसको देखते हैं कि वेदर द मैनेजर इज फिट फॉर परफॉर्मिंग दोज लिस्टेड ड्यूटीज और नॉट। अगर नहीं है तो कौन से काम वो नहीं कर सकता, उसके लिए स्किल्स उसको सिखाई जाती हैं इन मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसके साथ साथ आपने उसको कोहेरेंट रखना है अपने स्ट्रक्चर के साथ और मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के साथ आपने इन लाइन रखना है कि वो नई चीज़ें सीख भी रहा है और स्ट्रक्चर के अंदर उसको वो यूटिलाइज भी कर रहा है, वो उसको इम्बेड भी कर रहा है। अप्रेजल सिस्टम्स वर डिजाइन टू सपोर्ट द अटेनमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स। अब मैनेजमेंट के क्या स्टैंडर्ड्स हैं उनके अटेनमेंट के लिए अप्रेजल सिस्टम बनाए गए हैं। परफॉर्मेंस इंडिविजुअल लेवल की हो, ग्रुप लेवल की हो, ऑर्गेनाइजेशन लेवल की, हर एक की के अप्रेजल के लिए या इवेलुएशन के लिए सिस्टम्स आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशंस।
Researchers report a statistically significant relationship between competency based human resource development systems and both individual and business performance. कि जो भी आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम कॉम्पिटेंस की बेस पे डेवलप कर रहे होते हैं, उसका परफॉर्मेंस के साथ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और बिजनेस परफॉर्मेंस दोनों के साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। आप जब ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर रहे होते हैं, न्यू स्किल्स सिखा रहे होते हैं, तो वो उन स्किल्स को अपनी जॉब में यूटिलाइज करते हुए अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा। और जब हर एक न्यू स्किल सीखने वाला इंडिविजुअल अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, तो ओवरऑल बिजनेस की परफॉर्मेंस में इंक्रीज कर रही होगी। अब कुछ फाइंडिंग्स हैं जिनमें के परफॉर्मेंस किन वजह से इंक्रीज होती है। कुछ रिसर्च फाइंडिंग्स हैं। स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू एचआरएम, जब आप देखते हैं कि क्या गोल है, क्या अचीव करना है, उसके लिए हमारे एम्प्लॉयज में कौन सी स्किल्स डेफिशिएंसीज हैं जिनको ओवरकम करना है, या कौन सी स्किल्स उनकी आपने डेवलप करनी है। आप स्ट्रेटेजिकली अप्रूव जो है ये प्लान कर सकते हैं। और उसकी बेस पे जब वो न्यू स्किल्स सीखेंगे तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रहे होंगे, तो परफॉर्मेंस विल बी इंक्रीज। अ लॉन्ग टर्म प्रोएक्टिव एंड स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू मैनेजमेंट डेवलपमेंट। अब आपके मैनेजर्स हैं, आप मार्केट ट्रेंड्स की बेस पे देखते हैं कि फ्यूचर में हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस तरीके से चेंज होंगी, या किस तरह से बिजनेस चेंज होगा। तो उसमें मैनेजर को किस तरीके के डिसीजन मेकिंग करना पड़ेंगे, तो उसके लिए आप फिर मैनेजर की फिटनेस चेक करेंगे। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके लिए मैनेजर की एबिलिटी अभी वीक है या वो इस काबिल नहीं है, तो इस एबिलिटी के लिए आप प्रोएक्टिवली प्लान करेंगे। टाइम से पहले आप उस एक अनसीन सिचुएशन के लिए उसको तैयार करेंगे। आई बिलीव दैट जब ये हो रहा होगा तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही होगी, और वो डिसीजंस भी ऐसे मेक कर रहा होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में इंक्रीज हो रही होगी। आई बिलीव दैट देयर एम्प्लॉयर टेक्स मैनेजमेंट डेवलपमेंट सीरियसली। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके एम्प्लॉयर्स या जो आपके मैनेजर्स हैं, या जो मैनेजमेंट आपकी मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम डिज़ाइन करती है, वो मैनेजमेंट डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस को समझें और सीरियसली कोई ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करें जो कि एक्चुअली यूज़फुल हो फॉर परफॉर्मेंस। एक और रिसर्च ने कहा कि फेवरेबल स्ट्रेटेजिक फिट होना चाहिए बिटवीन एचआरएम स्ट्रेटेजीज एंड बिजनेस। जैसे बिजनेस गोल्स हैं, उसके हिसाब से आपने एचआरएम को कैसे तैयार करना है, ये एक और रिसर्च ने वही मिलती जुलती बात की है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल फिट, कि जो डेवलपमेंट आप मैनेजर्स की कर रहे हैं, क्या वो आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और स्ट्रक्चर के साथ फिट इन हो सकता है या कि नहीं। आपने ये फिटनेस भी चेक करनी है। अगर वो फिट होगा स्ट्रेटेजिकली भी और ऑर्गेनाइजेशनली भी, तो फिर वो बेनिफिशियल हो सकता है और इंक्रीज कर सकता है परफॉर्मेंस को। एक और रिसर्च ने इसी तरीके से डायरेक्ट इम्पैक्ट बताया ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ का ऑन नॉन फाइनेंशियल बिजनेस परफॉर्मेंस। वो कैसे, कि जब आप मैनेजर्स की स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, उनमें न्यू एबिलिटीज़ डेवलप कर रहे हैं, तो उनका मोरल हाई होगा। वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे अबाउट डूइंग देयर टास्क। वो ज़्यादा इम्प्रूव्ड रिस्पॉन्स देंगे, वो ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे। अब उन्हें काम करना आता है। अब देख फील लाइक कि ये नई चीज़ हमने सीखी है, नई एबिलिटी सीखी है, लेट्स ट्राई व्हाट हैपन। हम इसको किस तरीके से ज़्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसी तरीके से ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ऑब्वियसली दे आर लर्निंग न्यू स्किल्स एंड दे आर इम्प्लीमेंटिंग इन देयर जॉब्स, तो उसकी वजह से दे आर फ्लेक्सिबल एंड नेक्स्ट टाइम दे विल बी ट्राइंग टू लर्न सम न्यू स्किल्स, जिसके थ्रू वो अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर पाए। और इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स हैं। एन इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट स्टाइल, ऑब्वियसली मैनेजर के अंदर अब एबिलिटी आई है, एक डिफरेंट एबिलिटी जो कि पहले नहीं थी, तो उसका अब उसको वो यूटिलाइज भी करेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस फंक्शंस में, अपने स्टाफ के ऊपर। तो उस वजह से उसका मैनेजमेंट स्टाइल भी पहले से बेहतर हो जाएगा। बेटर ट्रैकिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड इवेल्युएशन ऑफ देयर वर्थ टू दी फर्म। अब एक एबिलिटी आई है तो the manager is able to figure out the worth and value of different projects and different goals.
greater understanding of the value of training and human resource development in general. Overall जो उसने सीखा उसके लिए he will try to provide platform to the subordinates ताकि उनकी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर पाए। इसी तरह से अब लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है जहाँ पे आप देखते हैं कि आपने एक स्किल सिखाई, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कुछ पोर्शन ऑफ स्किल एम्प्लॉय को, मैनेजर को सिखा रहे हैं, फिर उसकी यूटिलाइजेशन, उसकी इफेक्टिवनेस इन द फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं। और ये कई महीने लग जाते हैं, कई साल इसमें लग जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंदर। तो इसमें सेल्स, जो इंश्योरेंस सेल्स पीपल हैं उनके ऊपर रिसर्च की गई थी, और उसमें ये बताया गया था कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल ट्रेनिंग की वजह से जो इंश्योरेंस सेल्स पीपल हैं दे कैन इम्प्रूव देयर जॉब परफॉर्मेंस। These performance effects were sustained and gradually increased over time. अब जब सालों साल या 6-7 महीनों में एक चीज़ आप सिखा रहे हैं और वो उसको प्रैक्टिकली भी यूटिलाइज कर रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। फिर आप ये नहीं कि कोर्स वर्क 4 साल आपने पढ़ा, 4 साल के बाद आपको प्लेटफॉर्म मिला है तो फिर आप सारे कॉन्सेप्ट को भूल चुके होंगे, ऐसा नहीं होगा। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में आपको साथ साथ, जैसे इंस्ट्रूमेंट है कोई उसको चेंज कर दिया, कोई सॉफ्टवेयर है उसको चेंज कर दिया, साथ साथ आप उस पर प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर फिर आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम कमांड भी आ जाती है, आप एक्सपर्ट भी हो जाते हैं, और उसकी वजह से आप ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी दे पा रहे होते हैं। इसके अलावा एक और स्टडी हुई थी जिसमें कि कंपनी के जो एनुअल पर्सनल रिपोर्ट्स थी और फाइनेंशियल रिजल्ट्स थे, उनको देखा गया कि वो जो हैं कैसे इम्प्रूव हुए longitudinal research के अंदर। इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग वाज फाउंड टू लीड टू बोथ इमीडिएट एंड टाइम लैग्ड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एट फर्म लेवल। ये वही बातें हैं कि आप ट्रेनिंग अगर लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन है आपकी ट्रेनिंग का जिसमें महीने साल लग रहे हैं, तो उसमें ऑन इंस्टेंट बेसिस योर एम्प्लॉयज़, योर मैनेजर्स आर लर्निंग न्यू स्किल्स, और साइड बाय साइड उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो एरर होते हैं वो भी वहीं पे सामने आ जाते हैं, फिर उसकी करेक्शन भी की जा सकती है और लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। ओवरऑल इसमें यही बात है, तो इससे प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बढ़ेगी। टाइम लैग स्टडी ने रिवील किया कि जो स्ट्रेटेजिक ड्रिवन मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं दैट इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, अगर आपने अपने गोल्स पे फोकस किया हो कि अचीव क्या करना है, उसके लिए अभी हमारा ह्यूमन कैपिटल क्या है, उनकी एबिलिटीज़ क्या हैं, क्या उनको फर्दर चाहिए, वो आप उनको सिखा दो, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस विल बी इफेक्टिव। इसी तरीके से डिफरेंट स्टडीज़ में डिफरेंट एबिलिटीज़ की बेस पे डिफरेंट एबिलिटीज़ सिखाते हुए उनकी उनका इम्पैक्ट, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ऑन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, उसको स्टडी किया गया। और इसी तरीके से जितना ज़्यादा एक एम्प्लॉयर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, उतना ज़्यादा एम्प्लॉय की इंगेजमेंट भी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी, क्योंकि उतना ही केयरफुली यू विल बी डिज़ाइनिंग द मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जितना केयरफुली डिज़ाइन करेंगे उतनी केयरफुल एडमिनिस्ट्रेशन भी होगी, और केयरफुली एडमिनिस्टर करेंगे तो आपके मैनेजर्स की लर्निंग भी इफेक्टिव होगी और उनके बिहेवियर्स और रिजल्ट्स भी इफेक्टिव होंगे, ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस विल बी इंक्रीज। ये लास्ट है मैनेजमेंट डेवलपमेंट अ वर्चुअस साइकिल। ये कहता है, अगर आप ये सर्कल और एरो की बेस पे दूसरा सर्कल, फिर इसी तरीके से आप एरो की बेस पे हर नेक्स्ट सर्कल पे जंप करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये क्या है। उसी तरीके से रीड करती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। HR कनेक्ट्स बिजनेस एंड पीपल डेवलपमेंट विच इम्प्रूव्स द लाइवलीहुड ऑफ बिल्डिंग अ कंसिस्टेंट सस्टेनेबल मैनेजमेंट cadre। अब ये वो जो एक्सपर्ट्स हैं मैनेजमेंट के उनकी बात हो रही है, विच कन्वेज टॉप टीम commitment to management development. So management development gains credibility at the grassroots, which builds individual motivation and collectively improves overall firm performance। अब यहाँ पे आप अपने बिजनेस के साथ अपने ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट देख रहे हैं कि वही स्ट्रेटेजिक गोल्स के अकॉर्डिंग आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को टेस्ट कर रहे हैं, फिर जो नीडेड स्किल्स हैं उसके लिए आप
जो आपके मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स आपने बनाना है लोगों को, तो उसके लिए आप मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाएंगे। फिर वो एक्सपर्ट्स जब सीख के आएंगे तो वो उसको यूटिलाइज कर रहे होंगे बिजनेस एक्टिविटीज़ में, जिससे हर एक इंडिविजुअल की, क्योंकि नई लर्न, नई उमंग, नया जज्बा, नई मोटिवेशन, नई एनर्जी आएगी हर एक इंडिविजुअल में, तो वो मोटिवेटेड होगा टू परफॉर्म वेल। और सारे इंडिविजुअल लेवल पे जब अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी। यही सारी बातें यहाँ पे भी लिखी गई हैं, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा।